हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। 60 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, विश्व में 5 साल से कम आयु के 17 करोड़ 40 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में 5 वर्ष से कम आयु के 1 करोड़ 24 लाख बच्चे प्रति वर्ष मरते हैं, जिनमें 66 लाख सिर्फ कुपोषण के कारण मरते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 80 करोड़ लोग ताकत देने वाले और प्रोटीन जैसी बुनियादी पोषाहार जरूरतें भी पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं। 2 अरब लोगों को सामान्य पोषक तत्व भी नहीं मिल रहे हैं और करोड़ों असंतुलित तथा हानिकारक खाद्य पदार्थों के कारण बीमारी से पीड़ित हैं। विश्व के सभी देशों में खाद्य आपूर्ति और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा शिक्षा एवं समाज सेवा के प्रचार प्रसार के बावजूद विभिन्न रूपों में कुपोषण बना हुआ है। कुपोषण के कारण न केवल शारीरिक क्षमता बल्कि मानसिक क्षमता भी प्रभावित होती है और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी कमजोर होती है। भारत में कुपोषण की समस्या सर्वव्यापी है। गरीब अमीर सभी इसके शिकार हैं। अमीर अपनी आदतों की वजह से और गरीब अपनी मजबूरी से इसके शिकार बनते हैं, पर गरीबों पर इसका प्रकोप ज़्यादा होता है और वे गरीबी, कुपोषण और रोग के दुष्चक्र से निकल नहीं पाते। हाल ही में यूनिसेफ और केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 50% से अधिक कुपोषण से ग्रस्त बच्चे सिर्फ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं। आम धारणा है कि विश्व में सबसे ज़्यादा कुपोषण अफ्रीका महाद्वीप में है, लेकिन नवीनतम आंकड़ों से
सिद्ध होता है कि कुपोषण से ग्रस्त बच्चों का प्रतिशत दक्षिण एशिया में ज़्यादा है। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में कुपोषण की दर अफ्रीका के सबसे गरीब देशों से भी अधिक है। भारत में गर्भवती महिलाएं एवं शिशु सर्वाधिक कुपोषण के शिकार हैं। कुपोषण की वजह से विकसित देशों में जहां प्रति 1000 नवजात शिशुओं में लगभग 10 से 20 शिशु अपनी आंखें खोलने के लिए 12 माह के भीतर मौत का ग्रास बनते हैं, वहीं भारत में भी इतने ही प्रति माह मौत का ग्रास बनते हैं और प्रति 1000 में से 100 से 200 तक शिशु काल के ग्रास में समा जाते हैं। 1 से 5 वर्ष तक के बीच के शिशुओं में से विकसित देशों में 1% के लगभग दम तोड़ते हैं, जबकि हमारे देश में यह औसत 20% है। महोदय, भारत में हर 3 में से 2 गर्भवती महिलाएं रक्तहीनता और कुपोषण की शिकार होती हैं, जिनकी वजह से या तो बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं, अन्यथा कमजोर पैदा होते हैं। जो जीवित पैदा होते हैं वे भी कुपोषण के कारण विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। माता के कुपोषण की वजह से शिशु भी पुष्ट नहीं होता। कम वजन वाले शिशुओं को औसत स्वास्थ्य वाले शिशुओं की अपेक्षा 4 गुना या 6 गुना खतरा रहता है। कुपोषण की वजह से बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। उन्हें ऐसी शारीरिक और मानसिक बीमारियां हो जाती हैं जो दिखाई तो नहीं देती हैं, पर बच्चों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त देखभाल एवं पोषण न मिलने के कारण 30% शिशुओं को जन्म के समय भार 2500 ग्राम से कम होता है। इन शिशुओं को संक्रमण एवं बीमारी का खतरा अधिक होता है। भारत में कुपोषण कितना व्याप्त है, इसका पता इसी बात से लगता है कि
यहाँ जन्मे 1/3 बच्चों का वजन औसत से कम होता है, जो इस बात का संकेत है कि शिशु गर्भ में ही कुपोषण का शिकार हो जाता है। बाल कुपोषण का सीधा संबंध माता के स्वास्थ्य एवं पोषण से है। यदि माँ स्वयं अपने बाल्यकाल, किशोरावस्था और गर्भावस्था में कुपोषण का शिकार रही है तो उसके बच्चे भी कुपोषित पैदा हों। आज भी हमारे समाज और परिवारों में लड़कियों और महिलाओं की प्राय खान पान संबंधी उपेक्षा की जाती है। भोजन का अधिक और बेहतर भाग प्राय पुरुष खाते हैं तथा महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत कम अंश छोड़ते हैं। माँ भी बचे हुए भोजन का सर्वोत्तम हिस्सा पुत्रों को खिलाती है तथा स्वयं और अपनी पुत्रियों की परवाह नहीं करती। कुपोषण के शिकार आमतौर पर वे ही शिशु होते हैं जिन्हें अपनी माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला होता है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, हमारा ध्येय है वित्तीय स्थायित्व के साथ साथ विकास। हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को महंगाई या मुद्रा प्रसार के कारण बिगड़ने न दें, लेकिन हमें देखना है कि महंगाई से हम इतना न डर जाएं कि ठीक तरह से सोचने समझने और सही कदम उठाने के काबिल न रहें। एक सही संतुलन जो स्थापित करना होगा। जितना छोटा हमारा लक्ष्य होगा उतनी ही कम हमारी उपलब्धि होगी। अगर हमारे प्रयास और प्राप्ति के लक्ष्य छोटे हुए तो शायद हम उन तक भी पूरी तरह से न पहुंच पाएं। लेकिन यदि हम जनता को विश्वास दिला सकें तो बड़े कार्यों में भी हमें उनका उत्साहपूर्वक सहयोग मिल सकेगा। हम आशा करते हैं कि अगले 10 वर्षों में हम उन्नति की ऐसी स्थिति पर पहुंच जाएंगे जहां हमारे विकास की आवश्यकताएं स्वयं पूरी होने लगेगी। इसका यह मतलब हुआ कि हम अगले 10 वर्षों के बाद बिना नई विदेशी सहायता के लगातार अपने खेतों और कारखानों की पैदावार ऊंची कर सकेंगे, निर्यात बढ़ा सकेंगे, अपनी कार्यकुशलता तथा उत्पादन का स्तर ऊंचा कर सकेंगे।
अपनी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए बहुत सा आवश्यक माल हम स्वयं बनाएंगे। जो माल हम नहीं बना सकेंगे या जो आर्थिक दृष्टि से बाहर से मंगाने से लाभदायक रहेगा, दूसरे देशों से मंगाया जाएगा। उससे उस विदेशी मुद्रा से खरीदेंगे जो बढ़ते हुए निर्यात से हमें प्राप्त होगी। तब स्वावलंबन का अर्थ आत्मनिर्भरता मात्र नहीं होगा, इसका नतीजा होगा स्वदेशी की वह भावना जिससे अपने देश में बना माल अपने इंजीनियरों द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम, अपनी बनाई हुई मशीनें, अपने देश में बनाई नई विधियां उपलब्ध होंगी। तब अपने ही देश में तैयार हुए टेक्नीशियन और वैज्ञानिक न केवल इस महान कार्य में सर्वोपरि होंगे बल्कि उनको ऊंचा स्थान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इस सब का प्रारंभ हो चुका है, इसको और तेज करना है। हमें देखना है कि इन चुनौतियों भरे रचनात्मक कामों से मुंह मोड़कर हम अपनी शक्ति को तोड़-फोड़ और हिंसा के विनाशक कार्यों में नष्ट न होने दें। हमें निर्माण करना है, न कि विनाश। हमें उत्पादन बढ़ाना है, न कि इसे रोकना है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में ट्रकों की हड़ताल से माल के आने जाने से रुकावट हुई। इससे प्रदेश में माल पैदा करने वालों और दिल्ली में खरीदारों को तकलीफ हुई। महोदय, यह कहा जाता है कि योजना की सफलता बहुत सीमा तक जनता का उत्साहपूर्वक सहयोग जुटाने पर निर्भर है और पिछले वर्षों में हमारा काम देखते हुए उसकी आशा कम है। मैं इस विषय पर बहस नहीं करना चाहती, लेकिन इतना जरूर कहूँगी कि हमारी जनता कभी पीछे नहीं रही। एक ही वर्ष पहले अपने आदर्शों की रक्षा के लिए हमारी जनता एक दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। सौभाग्य से इस उपमहाद्वीप में चलने वाली यह लड़ाई कुछ सप्ताह ही चली। उन वीर जवानों के प्रति जो रणभूमि में लड़े और जख्मी हुए, हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि जहाँ तक हमसे बन पड़े हमारी सीमाओं पर शांति रहे और हमारी जनता का जीवन सुखी हो। हम इस घोषणा पर आज भी अड़िग हैं, जिसे भारत और पाकिस्तान ने स्वीकार करके आपसी मतभेद दूर करने के लिए बल प्रयोग न करने का निश्चय किया था। इसमें कोई शक नहीं कि यह हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहें। हम दोनों देशों में आर्थिक सहयोग
चाहते हैं और हमें खुशी होगी कि दोनों देशों के लोग एक दूसरे से मिलें जुलें, जिससे झूठे डर और शंकाएं दूर हों। पाकिस्तान के प्रमुख शहरियों को दावत है कि वे हिंदुस्तान आएं, घूमें फिरें और स्वयं अपने नतीजे पर पहुँचे। हम झगड़ा नहीं, मित्रता चाहते हैं। संघर्ष का खतरा कहीं और भी है। अगले कुछ दिन में लंदन में राष्ट्रमंडल के प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन होने वाला है। इस सम्मेलन में एक ऐसी समस्या पर विचार होगा जिससे हमारी भी उतनी ही गहरी दिलचस्पी है जितनी कि हमारे अफ्रीका मित्र देशों की। वह है रोडेशिया। रोडेशिया का प्रश्न और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका पर हुए फैसले से संसार आंखें नहीं मूंद सकता। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और उपनिवेशवाद की अति हो चुकी है। घृणा और हिंसा के भयंकर विस्फोट के पहले ही इस अत्याचार का खात्मा हो जाना चाहिए। इस मामले में ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष जिम्मेदारी है। अब मैं देश की समस्याओं पर आती हूँ। लोग पूछते हैं कि क्या अवमूल्यन सफल रहा और उसके बाद सरकार क्या नए कदम उठा रही है। अजीब सवाल है यह। अवमूल्यन कोई जादू नहीं, यह तो एक उपाय है विकास के काम को आगे बढ़ाने और अपने पांवों पर खड़े होने के लिए। हमारा अगला महत्वपूर्ण कदम भावी योजना ही है। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, समाज के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों का विकास केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का वर्तमान का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए इन वर्गों के समुचित विकास के लिए बोर्ड विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं का संचालन करता है। बोर्ड स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर जन चेतना भी पैदा करता है ताकि समाज में व्याप्त जड़ता टूटे और शोषण व अन्याय के विरुद्ध संगठित अभियान शुरू हों। हाल ही में बोर्ड ने समय समय पर विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए खुला मंच स्थापित किया है। इस मंच पर सामाजिक समस्याओं पर सक्रिय स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों के बीच खुला विचार विमर्श होगा। देश में महिलाओं और बालिकाओं की स्थिति पर प्राय चिंता व्यक्त की जाती है। उनके साथ भेदभाव जैसे मुद्दों पर गहराई से विचार करने और इस संबंध में सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर नीतियां तैयार करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए केंद्रीय बोर्ड ने खुले मंच के उद्घाटन में बालिकाओं के विकास के संदर्भ को मुद्दा बनाया। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय
में प्रतिष्ठित समाज कल्याण कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में इस मंच का उद्घाटन किया। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की कार्यकारिणी के सदस्य एवं सुप्रसिद्ध विधिवेत्ता डॉक्टर अभिषेक सिंघवी ने इस अवसर पर अपने स्वागत भाषण में न्यायमूर्ति तथा अन्य महानुभावों का स्वागत करते हुए कहा कि महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड एक शीर्ष संस्था है। राष्ट्र निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोर्ड की कल्पना सामाजिक बदलाव के उत्प्रेरक के रूप में की थी। डॉक्टर सिंघवी ने इस अवसर पर न्यायमूर्ति की न्यायिक सक्रियता के लिए सराहना की और कहा कि अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता के कारण न्यायमूर्ति विभिन्न सामाजिक मुद्दों को चर्चा के केंद्र में लाने में सफल रहे। उन्होंने बालिकाओं की उपेक्षा को चर्चा का विषय बनाने के लिए केंद्रीय बोर्ड की सराहना की। खुले मंच का उद्घाटन करते हुए न्यायमूर्ति ने कहा कि भारतीय सामाजिक संरचना में स्त्री और पुरुषों की भूमिकाएं निर्धारित हैं। इन भूमिकाओं के निर्धारण ने स्त्रियों की भूमिका में हीनता का भाव भर दिया है। वह हीनता का संस्कार लिए हुए ही बड़ी होती है और यही संस्कार वह अपनी बेटी को बड़े होने की प्रक्रिया के दौरान देती हैं। बेटी के पालन पोषण में माँ उसके बहादुर, जुझारू और साहसी होने की आवश्यकता पर कभी बल नहीं देती है। बड़े होने की प्रक्रिया के दौरान ही उसके मन में असुरक्षा का भाव प्रबल होने लगता है, क्योंकि माँ उसे बार बार यही समझाती है कि उसका घर यह नहीं है, असली घर तो वह है जहाँ उसे शादी के बाद जाना है। यही स्थिति बेटी के मन में एक अजीब जिज्ञासा भर देती है। महोदय, आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की है। इस संवैधानिक परिवर्तन के चलते अब शक्ति का केंद्र मूल रूप में जनता के पास होगा, परंतु जनतांत्रिक विकास प्रणाली के लिए आवश्यक है कि इसमें जनता के सभी वर्गों की सहमति, जो विगत समय में मृतप्राय संस्थाओं के रूप में कार्य कर रही थीं, अब जीवित हो उठेगी। आशा है कि वे ऐसी लाभप्रद योजनाओं को कार्यान्वित कर सकेंगी जिनसे ग्रामीण समाज के सभी वर्गों को लाभ मिले। पंचायती राज संगठनों को अक्षम बनाने में कुछ प्रभावी वर्गों का विशेष हाथ रहा है। संविधान के इस संशोधन से महिलाओं व अन्य कमजोर वर्गों को इसमें भाग लेने का अवसर मिलेगा। फिर भी धनी व अन्य सशक्त वर्ग पंचायत के द्वारा होने वाले लाभों को हथिया सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि लोगों को पूरी जानकारी दी जाए। इन कार्यों के संपादन में गैर सरकारी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। विभिन्न योजनाओं के अध्ययन व मूल्यांकन से यह स्पष्ट होता है कि जन सहयोग पर आधारित योजनाओं अधिक स्थायी व प्रभावी
रही हैं। पंचायती राज में विकेंद्रीकृत योजनाओं को बनाते समय कुछ मूलभूत राष्ट्रीय राज्य स्तरीय सिद्धांतों पर ध्यान देना आवश्यक होता है, जैसे विकास की अवधारणा सामाजिक न्याय के साथ की जाए, रोजगार सृजन को ग्रामीण विकास में प्राथमिकता मिले, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति तथा गरीबों के हितों की रक्षा हो सके। इन कार्यों में भी गैर सरकारी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। पंचायत राज की अवधारणा हमारे लिए कोई नवीन नहीं है। वैदिक युग में इसके सूत्र सरलता से खोजे जा सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी शासनकाल में जमींदारों व रियासत जैसी प्रथाओं के कारण यह अवस्था प्राय नष्ट हो चुकी थी। हालांकि आंदोलनों के दौरान गांधी जी को अनुभव हुआ कि बिना पंचायत राज के देश में कृषि और कृषकों का विकास नहीं हो सकेगा। उन्हें यह भी लगा कि स्वतंत्रता मिलने के बाद बिना पंचायत राज स्थापित किए वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना भी नहीं हो सकेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश पंचायत राज लागू करने की व्यवस्थाएं और कानून इतने लचर रहे कि पूरी कल्पना निरर्थक और बेजान बन गई है। 73वें संशोधन की मूल भावना विशेषकर ग्रामीणों को अधिकाधिक अधिकार देना है, ताकि वे अपने भविष्य का स्वयं निर्धारण कर सकें। महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों की प्रत्यक्ष भागीदारी बढ़े। इसके लिए महिलाओं को सभी स्तरों पर कुल सीटों का 1/3 और अनुसूचित जाति जनजाति को प्रत्येक स्तर पर उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाया गया है, जिसमें ग्राम, ब्लॉक व जिला ही स्तरों पर प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई संस्थाएं कार्य करेंगी। 2001 के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 2,21,974 ग्राम पंचायतें, 5,390 मध्यवर्ती पंचायतें और 386 जिला परिषदें थीं, जो नए अधिनियम के कारण बढ़कर 5 लाख हो जाएंगी। अब इनके चुनाव का समय नियमित और चुनाव को अनिवार्य बना दिया गया है। धन्यवाद।